तो हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात की थी। आई होप कि बॉन्ड कैसे टूटता है ये बात सबको समझ में आ गई है ना। बॉन्ड के टूटने वाली बात हमें क्लियर हो गई है कि बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं, है ना। तो होमोलिटिक क्लीवेज से हमारे पास क्या चीज आती थी? होमोलिटिक क्लीवेज से मेरे पास फ्री रेडिकल्स आते थे। फ्री रेडिकल कौन सी स्पीशी है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ए डॉट टाइप या बी डॉट टाइप। और इसको एग्जाम्पल में लिया जाए तो जैसे कार्बन फ्री रेडिकल, सी डॉट इज कार्बन फ्री रेडिकल। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। कार्बन फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज से बनेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास। ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज की कंडीशन क्या थी? या तो हीट और लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हीट और लाइट इसकी कंडीशन है। अगर हीट और लाइट है तो आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज होने का चांस रहता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में हम लोगों ने क्या देखा था? हेट्रोलिटिक क्लीवेज जनरली कहाँ पे था? सॉल्वेंट में। मैंने बताया था सॉल्वेंट का बहुत मेजर रोल था इसमें। सॉल्वेंट के मेजर रोल के बाद अगर आप बॉन्ड को तोड़ो तो ए प्लस बी माइनस कैटायन एनायन में ब्रेक डाउन होता है। कैसे हो रहा था कि कोई एक स्पीशी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाते थे और इसको डबल एरो से दिखाते थे कि दो एरो का दो मुंह है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पीशी ले लेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा कार्बन पॉजिटिव या फिर कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है यहाँ पर। क्या जरा सा भी डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। ठीक है। अब हमारे पास क्या है? हम ना कुछ बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। बात है कि हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना। जितने भी तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर स्पीशी बन रहे हैं, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन फ्री रेडिकल, ये सारे के सारे अनस्टेबल है। सारे के सारे अनस्टेबल है। और ये बीच में ही बनेंगे, रिएक्शन की और खत्म हो जाएंगे। ये जो अनस्टेबल स्पीशी है इनको स्टेबल हमें बनाना पड़ेगा। और स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लेट्स से आपके पास कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन को कहीं से इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां पर कार्बन आयन है, इस कार्बन आयन से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको भी कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रॉन लेने देने की बात कर रहे हैं। ये पूरे ऑर्गेनिक में हमेशा ऐसे ही रहता है, या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आना जाना इज इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे कोर्स में है और हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यहाँ पर दो टाइप का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है। एक आपका होगा टेम्परेरी मूवमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी। और देन आता है आपके पास परमानेंट मूवमेंट। टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी में आपके पास क्या होगा समझना। टेम्परेरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारे पास टेम्परेरी में आएगा। एंड परमानेंट में हमारे पास तीन है जो हम लोग सुनते ही हैं। एक तो हो गया रेजोनेंस, एक हो गया आपका इंडक्टिव, एक हो गया आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमारे पास इफेक्ट्स हो गए, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। आज हम टेम्परेरी इफेक्ट बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं। क्या किसी को यहां तक डाउट है? इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट समझ में आया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या किसी को भी यहां तक डाउट है बच्चे? जरा सा भी? चले आगे। नो सर। चलो देखना, टेम्परेरी इफेक्ट में आ जाओ। ओके, टेम्परेरी इफेक्ट की बात करें। टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक। इसको मैं केसेस में डिवाइड कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें केस वन, केस वन। चलो जी, आज बहुत डिटेल में इसका बहुत देर तक दो तीन चीजें और प्रैक्टिस करेंगे इसी पे, है। केस वन में आप देखना आपके पास क्या है। यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। और यहां पर इस तरफ से जब मैंने ऐसे लगा दिया इसका मतलब आप कुछ भी हो सकता है। कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट होगा, ये हमें मान के ही चलना है। अगर मैंने कार्बन कभी ऐसे लिख दिया कि सी और सी, और आपको लगे सर यहाँ तो तीन वैलेंसी नहीं, तो ऐसा नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, आप उसकी टेंशन मत लिया करो।
ठीक है। जैसे ही आपने कार्बन का ये लिया और अब आप यहाँ पर क्या लेके आए, H+ लेके आए। क्या हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात किया था? नहीं किया ना? नहीं। ओके, चलो जी, हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात नहीं किया। रुक जाओ, इसको यहाँ पर मैं पॉज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आई नो आप लोग को आइडिया होगा, पर एक बार बताना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये क्लियर है? इसको थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये और अच्छे समझ में आएगा अगर हमें वो वाली बात पता है। मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चे। यहाँ तक क्लियर है? मैं इसको इसके थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, ओके? यस यस। सर। चलो, देखो ये तुम्हारे पास है, दिस इज हमारा जो रिएजेंट थे। हम लोगों ने सबस्ट्रेट के बारे में समझ लिया था, अब हमें रिएजेंट के बारे में समझना पड़ेगा। रिएजेंट वो चीज है जिसको डालने के बाद रिएक्शन शुरू हो रहा था। रिएजेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड देन अदर होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको शॉर्ट में ई और ई+ से डिनोट किया जाता है। ये होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स को हम NU या फिर NU- से डिनोट करते हैं। ये इनके सिंबल्स है जो अक्रॉस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे यूज होता है। अब ये कौन सी स्पीशीज होती हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लविंग है तो वो खुद कैसी होगी? खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज themselves are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां पर न्यूक्लियोफाइल्स में न्यूक्लियस लविंग या फिर न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना? पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज है और खुद कैसी होंगी? खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, क्या ये दो बातें समझ में आई? नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, खुद से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तभी इलेक्ट्रॉन के पीछे भागते हैं। आपका न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग या फिर और अच्छे से बोला जाए तो पॉजिटिव चार्ज लविंग, खुद से इलेक्ट्रॉन रिच है तभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि लुइस एसिड्स ऑल लुइस एसिड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। हम लोग ने लुइस एसिड के बारे में, लुइस एसिड बेस्ड थ्योरी कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? कौन बताएगा? चैप्टर बताओ, कौन से चैप्टर हमने एसिड बेस्ड थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ी थी? क्लास तो 11th में। 11th का था ये। यस। हाँ हाँ। सॉल्ट बफर वाला। सॉल्ट बफर वाला क्या होता है? नाम होगा उस चैप्टर का। इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, देखो तो लुइस एसिड के बारे में बात करें तो लुइस एसिड को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन सी चीजें लुइस एसिड हो सकती हैं? बहुत ध्यान से, आज से डेली रिवीजन लगेगा और डेली रिवीजन जरूरी है, ठीक है? ऑर्गेनिक आधा तो रिवीजन का ही खेल है। एक तुम्हारे पास ऑल लुइस एसिड्स आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल्स। लुइस एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आपके पास पहला हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो Cl+, H+, Br+। ठीक है, आपके पास जितने भी प्लस वाली स्पीशीज हैं ये सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है? इसमें एक एक की पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन सीधे से ऐसा होता है, विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप NH4+ को देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने पॉजिटिव चार्ज देख लिया तो इसका मतलब गारंटी वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा ही होगा। इसको समझना। जरा एक बात देखो, अमोनिया के पास नाइट्रोजन NH3, इस पे लोन पेयर है। इसने लोन पेयर डोनेट किया H+ को कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के बाद और ये तब NH4+ बन रहा है। क्या नाइट्रोजन के पास खाली जगह, क्या नाइट्रोजन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां से है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के बाद आया है। जब इसने सारे इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए ये तब आया है। इसके पास और कोई कोई भी खाली जगह नहीं है। इसके पास जरा सा भी और टेंडेंसी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन और ले ले। क्यों? नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना आपको। 3 तो इसने क्या कर लिया यहाँ पर, ये जो 3 थे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो 3 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। और ये वाला इसने क्या कर दिया? कोऑर्डिनेट कर दिया। ये पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है।
क्या ये बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं आप देखते ही बोलोगे हाँ ये तो सर पक्का इलेक्ट्रोफाइल होगा, पक्का इलेक्ट्रोफाइल होगा। आप देख लो अमोनिया पे जो पॉजिटिव आ रहा है ये डोनेशन के बाद आ रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, डोनेशन के बाद पॉजिटिव चार्ज बचा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये बता रहा है कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? NH4+ के पास कोई खाली जगह नहीं है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, इसने ये वाले डोनेट कर दिए, ये हर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे चुका है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए लेने के लिए कोई जगह नहीं बची है। NH4+ एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही है? आपके दिमाग में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप डाउट जरूर से पूछो। NH4+ वाली बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। Yes. सिमरन Yes, sir. पक्का? Yes. चलो जी, तो आपके पास इसमें की पॉइंट क्या है? नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, NH4+ इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आएगा, पक्का देखना, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, तो सोच समझ के। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है? वेकेंट ऑर्बिटल वाली स्पीशीज, वेकेंट ऑर्बिटल स्पीशीज। एग्जाम्पल, वेकेंट ऑर्बिटल में आपके पास कौन कौन सा होगा? AlCl3, BH3, BF3, ठीक है, BeCl2 एक्सेट्रा। बहुत सारी स्पीशीज ले सकते हो और इन सब के साथ अगर आप देखोगे इन सब के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर अगर आप देखो बोरॉन के पास ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये बोरॉन, ये इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल है, खाली जगह है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के लिए जो लुईस एसिड्स होते हैं, अगर आपको लुईस एसिड के बारे में ये कंडीशन नहीं पता है जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास खाली जगह होनी चाहिए। तभी हमने अमोनियम को जो कैटायन था इसको हटा दिया कि भैया इसके पास कोई खाली जगह नहीं है। अगर आप H+ के पास देखो तो बिल्कुल खाली जगह आपको दिखेगा, एक डब्बा वेकेंट है। Cl+ के साथ देखोगे आप तो Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2p5 होता है। अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इसमें भी एक डब्बा खाली है। पॉजिटिव चार्ज होने के साथ साथ इन सब के पास एक ऐसा डब्बा खाली है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं इनको ले रहा था और इसको नहीं ले रहा हूं कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का मतलब नहीं कि पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, हाँ भाई इलेक्ट्रोफाइल है। भाई खाली जगह भी तो होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एक तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो चांस अच्छा होता है, वेरी गुड चांस कि हाँ भाई हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता यहाँ खाली डब्बा हो। इसीलिए मैंने पहला वाला ऐसे लिख दिया कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिव चार्ज देखते हैं आपके दिमाग में होना चाहिए शायद से इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, शायद से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही हो, वेकेंट ऑर्बिटल न्यूट्रल वाली चीजों के पास भी हो सकते हैं, जैसे AlCl3, जैसे BH3, जैसे BeCl2। ये सारे के सारे जो स्पीशी है इन सब के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इन वेकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या किसी को डाउट है इसमें? डाउट वेकेंट ऑर्बिटल तक? नो सर। ठीक है, No, नेक्स्ट sir. आपके पास लुईस एसिड में एक और जो मेरा फेवरेट है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या फिर पॉजिटिव सेंटर बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और पॉजिटिव सेंटर। ठीक है, देखना जी, CO2 के साथ देखो आप, CO2 के साथ अगर आप पार्शियल पॉजिटिव यहां देखोगे तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 3.5, कार्बन का होता है 2.5। 3.5 एंड 2.5 बहुत मैसिव डिफरेंस है ये। अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंस हाँ ठीक है 1 का डिफरेंस है, नहीं बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये इसने ना जान निकाल रखी होगी इस कार्बन की, हर तरफ से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच के। ये वाला जो सेंटर है ना, ये वाला सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गया बहुत तगड़ा। यहाँ पर आएंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। और जैसे ही यहाँ पर कोई आएगा, एग्जाम्पल देखना इसका, बहुत ध्यान से देखना सारे लोग इसका एग्जाम्पल। लेट्स से आपने CO2 को पानी में डाला, CO2 को जैसे ही आपने पानी में डाला होगा, देखना कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस वर्क करती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन सारी की सारी बताए क्या है? सारी की सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस, और तुम्हारे पास कंपाउंड बन रहा है। कैसे? जरा देखना, ये आपके पास है CO2, CO2 के पास आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर पार्शियल चार्ज है।
आपने H2O लिया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। आई होप ये वाली बात तो समझ में आ ही रही होगी, सबको लोन पेयर होता है, और जो लोन पेयर रखने वाली स्पीशी है उनको लुईस बेस बोलते हैं। ये जो लुईस बेस है, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां पर अट्रैक्ट होता है और इसकी तरफ धड़ाम से भागना शुरू करता है इसकी तरफ। और यहीं पे क्यों जाएगा? बिकॉज यहीं पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं, होगा क्या? जैसे ही कार्बन के पास आएगा, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ये OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो। क्या ये वाली चीज समझ में आई? हुआ क्या? सारे लोग बहुत ध्यान से देखना। यहां पर हुआ ये कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिए। कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता था, जो वीकर बॉन्ड था वो टूट गया। कौन सा वीकर बॉन्ड था? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे निगेटिव आया, कार्बन पे पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, यहाँ पॉजिटिव आया। अब जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर लेके आया, इसने जब डोनेट किया, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन बच्चे कम हो गया। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, आपने पॉजिटिव लगा दिया। कुछ इस तरीके से। अब इसी में H+ ट्रांसफर होता है। H+ ट्रांसफर होके देखो यहाँ पे H+ ना ऑक्सीजन खींच रहा होगा, H+ इजिली निकल सकता है। यहीं पे आप H+ हटा दो, C डबल बॉन्ड O, ये H+ इसके साथ, ये H+ इसके साथ, इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। दिखाई दिया आपको? एक छोटा सा रिएक्शन चैप्टर शुरू करने से पहले, क्या सबको ये कार्बोनिक एसिड वाली बात समझ में आई कैसे हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और आप देखो ना, इस रिएक्शन में अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ भागते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरफ भागते हैं। पूरी ऑर्गेनिक में ही यही हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे इलेक्ट्रोफाइल, जहां पर जो दिखे आप एक बार करके देखो। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सीख रहे हैं। अगर आपको कभी लगे ना, और आप अपने बिल्कुल दिमाग खोलने के लिए आपको मिले कभी, आप इधर उधर जोड़ा करो, देखा करो कौन सी स्पीशी कहाँ जा सकती है। ठीक है, वो धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ और बेटर होने लगेगा। आप एक बार देख सकते हो, ताकि आपका दिमाग खुद से चलने लगेगा कि किधर किधर अटैक हो सकता है, कौन किधर जा सकता है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आर वी क्लियर? इसी में Yes, sir. और भी एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही हो। यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, दैट इज SO3। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? SO3 सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस सल्फर पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसको भी जब आप पानी में डालोगे तो लगभग लगभग कुछ सेम सी रिएक्शन होगी, तो आपका H2SO4 टाइप बनता है। इसमें भी देखना आपके पास क्या होगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लिया और सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ जाके अटैक कर रहा है। क्या कोई दिक्कत इसमें? चले आगे। आर वी क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? क्या मैं इलेक्ट्रोफाइल में दिक्कत तो नहीं Yes, होगी? sir. ठीक है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल वाली बात हमें पूरा समझ में आ गया। अनिका, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ जी, नम्रता आई? नहीं सर, आ गया समझ। ठीक है। हाँ जी, सिमरन, सार्थक, लोना। लोना बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो जी, चले आगे। Yes, sir. अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर आप देखोगे, तो मैं न्यूक्लियोफाइल को अलग पेज पे ले ले रहा हूँ, ये पेज ही पूरा भर गया है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को हम इधर देख लेते हैं। ठीक। अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ देखो, तो मैं बोलता हूं कि ऑल लुईस बेसिस आर पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स, आर पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, जितने भी लुईस बेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इसमें लुईस बेस में क्या क्या ले लें? लुईस बेस में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं वापस से। एक का तो ज्यादा खास यूज नहीं है। लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको लुईस बेस बोलते हैं। ठीक। यहां पर अगर आप देखोगे, आएगा निगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। इन सब के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। सारी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के पास ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके। एग्जाम्पल Cl-। ठीक है, आपका O2-, O2- या OH- ले लो,
Br माइनस ले लो, ठीक है। जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे आपके पास क्या हो गए एक्सेट्रा। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती कि नेगेटिव चार्ज है और नहीं दे सकते, यहाँ नहीं होता। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वाली बात क्लियर है सबको, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, लोन पेयर जिनके पास होगा उन सारी स्पीशीज की बात करें। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज के लिए देखा जाए क्या क्या होगा, आप देखो अमोनिया, सबसे पहले ही दिमाग में अमोनिया आता है। आपके पास कार्बीन, ठीक है, कार्बीन इस, ये कार्बीन होता है, कार्बन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन और दो इनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, आगे देखेंगे। ये कार्बीन है। आपका H2O, क्या ये बात समझ में आई? कार्बन लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज में H2O, PH3, आप और डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो एक्सेट्रा। क्या कोई डाउट है इसमें? लोन पेयर वाली स्पीशीज भी हो सकती है। नेक्स्ट एक और, ये हमारे ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज नहीं होता पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर्स। इसमें आपके पास आते हैं जैसे कि ये, इसको बोलते हैं फेरोसीन। ये एनसीईआरटी में बना भी है, कोऑर्डिनेशन में ही बना होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में। अब बस ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला, ये शेयर कर सकता है पूरा का पूरा, ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर सकता है। तो ये भी आपके पास लुईस बेस में, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर तो तीनों पे काम चल रहा होता है, यहां पर इन दोनों से ही काम बन जाता है। क्या न्यूक्लियोफाइल में कोई डाउट है? न्यूक्लियोफाइल में जरा सा भी डाउट? चलें आगे। Yes, sir. चलो Yes. ठीक है, अब मैं आपको एक की पॉइंट देने जा रहा हूं। तो जितने भी की पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जितना भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर somehow movement of इलेक्ट्रोफाइल टू न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। मोटा मोटा यही है पूरा ऑर्गेनिक, बस बस इतनी सी ही बात है। ठीक है, अब वो देखना आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे। बट एक चीज है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कम वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ज्यादा की तरफ भागेंगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाली स्पीशीज इलेक्ट्रॉन कम की तरफ भागेंगी। किसी को डाउट है? पक्का? चले अब Yes. हम वापस से आ जाए। अब आपको दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इधर उधर भागेंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट तो होगा ही होगा। उसमें हम टेम्परेरी इफेक्ट पे बात कर रहे थे। टेम्परेरी इफेक्ट में आपका कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फर्स्ट फर्स्ट केस समझने जा रहे हैं सारे लोग, बहुत आराम से। टेक 2 मिनट्स, अगर आपको मन है रुकने का तो आप रुक सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को देख सकते हो, फिर हम वापस से चालू करते हैं। मैं 1 मिनट का आपको पॉज दे रहा हूँ। चलो जी, ये आपका केस 1 है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। केस 1 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये आपके पास हो गया H प्लस के साथ। अब देखना आपके पास क्या होगा। हमने ये पहले भी पढ़ा था, और इस तरह इमेजिन करने से हमारा थोड़ा सा काम आसान रहता है कि अगर आपके पास कभी भी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। बिकॉज पाई बॉन्ड बनता कैसे है? जब दो पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, याद है? तो अगर आपके पास ये वाला चीज होगा, ये डायग्राम है, इसको मैं नीचे कहीं बना दे रहा हूँ आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे। तो आपको दिखाई दिया कि हो क्या रहा है कि ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम इसको एक न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कंसिडर कर सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वैसा सेंटर होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होंगे। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, माने कि जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जब ये H प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा,
तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो ये इधर आएगा या तो ये इधर आएगा। ठीक है, इसको मैं केस 1, इसको मैं केस 2 ले ले रहा हूं। अभी के लिए तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसा आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये ना बहुत सिमेट्रिक सा कंपाउंड है, आपको दोनों तरफ से सिमेट्री दिख रही होगी, बट आगे जाके ये चीज बदल जाती है। अब देखना, क्या केस 1 केस 2 समझ में आया कि व्हाट इफ H प्लस इज अटैकिंग ओवर हेयर एंड केस 2 इज व्हाट इफ H प्लस इज अटैकिंग ओवर हेयर। ठीक है, तो केस 1 से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो समझते हैं। देखिए, दो तरीके से बताऊंगा। पहली चीज क्या है, आप ऐसे समझना, जैसे ही H प्लस यहाँ पे पहुंचेगा, होगा क्या कि H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन को, क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये घूम के किधर आएंगे, ये सारे के सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन खिंच के इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे जहां पर H प्लस आ रहा है। क्यों? ताकि इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना पाए। आप इसे वैक्यूम क्लीनर की तरह जब समझ सकते हो कि H प्लस आके पोलराइज करेगा, H प्लस आके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। हम इसको ऐसे समझ तो रहे हैं, पर ये एक ही बार में ऐसा हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन खींचे, है ना, और यहीं पर आके H प्लस लग गया, H प्लस और माइनस हटा के ये लग गया। क्या केस 1 सबको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, केस 2, केस 2, आप लोग देखो, केस 2 में क्या है, यही चीज ऑपोजिट, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन उस तरफ की तरफ आया, और जैसे ही उस तरफ की तरफ आया, इलेक्ट्रॉन सारे उस तरफ खींचे इसने, तो इस बार क्या होगा, H प्लस इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। ये दो केसेस हैं, और इसको बोलते हैं, केस को, इस केस 1 को बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या है, इसके नाम में ही सब छुपा हुआ है बच्चे। प्लस माने इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, जिधर अटैक हो रहा है, इस कार्बन पे अटैक हुआ, जिधर अटैक हुआ उस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और किस इफेक्ट से बढ़ गए? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से बढ़ गए। व्हाई इज दिस अ टेम्परेरी इफेक्ट? मोमेंट अगर आप ये H प्लस को हटा दो, सब कुछ गोज बैक टू नॉर्मल, सब कुछ वैसे ही हो गया जैसे शुरुआत में था। पर अगर H प्लस है, तो ये वाला इफेक्ट होगा। H प्लस की वजह से यहाँ पर ये वाला काम हो जाएगा, 1 या 2 में से कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? प्लस ई इफेक्ट क्लियर है सबको? ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द साइट ऑफ अटैक, एट द साइट ऑफ अटैक। क्या किसी को डाउट है यहां तक? चले आगे। नो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द साइट ऑफ अटैक। ओके, चलो जी, अब इस पे एग्जांपल, अब तुम लोग ने करना है एग्जांपल। बनाओ, दोनों बनाओ।
चले, हो रहा है? पहला वाला Yes. बनाओ। Yes, sir. देखो केस 1 जो है, 1 वाले से क्या बनेगा, अगर मैं अभी ये नहीं देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, मैं बस ये देख रहा हूँ कि अगर 1 पे होगा, अटैक करेगा तो क्या बनेगा, बस इतना सा। अगर 1 पे अटैक किया तो आपके पास ये बनेगा। किसी को डाउट है? किसी ने और कुछ बनाया हो? अगर H प्लस इधर आया तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ जाएंगे। देखो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तभी H प्लस इससे जुड़ेगा। ये ना सोच के अच्छा से सोचते, इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो जब H प्लस इधर आएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। केस 1 क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. केस 2 में अगर आप देखोगे तो CH3 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 C, इस पे तुम्हारे पास आया CH2, 2 हो गए हाइड्रोजन, पहले एक था, और CH2 पे पॉजिटिव। किसी को डाउट है केस 1 केस 2 में? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट देखना। यहाँ पर क्या बनाया आपने, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें जब आप करोगे तो इधर H लगेगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। सही है? फर्स्ट वाले में यही बनाया। Yes. सेकंड वाले में आपने क्या करना है, जब आपने ये काम किया तो इधर पे H लग जाएगा और ये पॉजिटिव। देखो H को बनाना जरूरी नहीं है, आपको पता होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट करते, वो तो मैंने बस दिखाने के लिए कि H यहाँ जुड़ा होगा तो लगा दिया। ये बनेगा। किसी को एग्जाम्पल नंबर 1 में डाउट है? किसी को एग्जाम्पल नंबर 2 में डाउट है? बेटा बहुत बेसिक चल रहा है, इसमें आपको डाउट है तो आपने पूछना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 क्लियर, एग्जाम्पल 2 क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes. एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 3 में आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर CH3 आया, इस पे आ गया आपका, जब H इधर आया, फर्स्ट वाले केस में H इधर है तो पॉजिटिव इधर आएगा। ये केस नंबर 1 है। और केस 2 से जो आपका बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। क्या किसी को डाउट है इसमें? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? आ गया सर समझ। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, टेम्परेरी वाला। अब हम इसका केस 2 देखते हैं। अच्छा, आप लोग को ये चाहिए होगा ना, ये वाला PDF? चलो अच्छा, केस 2 देखें। केस 2 समझना सारे लोग मेरे साथ। अगर केस 2 को देखोगे, इसको बोलेंगे, जो भी देखेंगे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। C डबल बॉन्ड C, इस बार आपके पास क्या हुआ, OH माइनस। देखो ये पहले तो ये रिएक्शन थोड़ा मुश्किल ही होगा। क्यों मुश्किल होगा? बिकॉज इस बार आप देखो, जो एक ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जा रहे हो आप। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को न्यूक्लियोफाइल के पास भेज रहे हो, देखा? न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे भेज रहे हो, आपको दिख ही रहा होगा ये रिएक्शन जनरली नहीं होना चाहेगा। बट व्हाट इफ कोई यहाँ पर वेरी हाई टेम्परेचर कर दे एंड हाई प्रेशर कर दे, ये दोनों चीजें क्या कर रही है, ये OH माइनस को फोर्स करेंगे। यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हो आप, धक्का दोगे ना कि जा तू वहां जा। ठीक है, लेट्स से अगर ऐसा है कि उसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, लेट्स से जबरदस्ती भेजा जा रहा है, और अगर इसने आके इधर अटैक किया फर्स्ट पॉइंट पे, या फिर इसने आके इधर अटैक किया सेकंड पोजीशन पे 1 और 2 में से, तो फर्स्ट पे आके अटैक किया, सेकंड पे आके अटैक किया, तो अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो फर्स्ट पे जैसे अटैक किया, जैसे ये इधर आया होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ना इससे दूर भेजेंगे। क्या ये बात सही है कि नहीं? ये जब आएगा तो ये रिपल्शन करेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अब इससे दूर भागेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स दूर भागेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको, पहला वाला, कि अगर है C पे नेगेटिव, C पे OH। ये बताओ क्या समझ में आया?
OH माइनस आया, इसने इधर पोजीशन पे अटैक किया, जैसे अटैक किया ये जितने भी इलेक्ट्रॉन से सब इधर भाग गए, सब इधर भाग गए, इधर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इधर नेगेटिव चार्ज आया होगा, इस पॉजिटिव पे OH जुड़ा और इसके बाद दूसरे पे नेगेटिव आ गया। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है। उसी तरीके से अगर वो सेकंड पोजीशन पे आके अटैक करेगा, तो सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो एग्जैक्टली सेम बनेगा, बस नेगेटिव चार्ज इस बार दूसरी तरफ आएगा। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ये सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या माइनस ई इफेक्ट। क्यों? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द साइट ऑफ अटैक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस एट द साइट ऑफ अटैक। जहां पर भी अटैक हो रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रही है। देखो आप, यहां पर जब आपने अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन भाग गए ना इधर, यहां पर जब आपने अटैक किया तो इलेक्ट्रॉन भाग गए ना इधर, तो इस डब्बे से इलेक्ट्रॉन दूर ही भाग रहे हैं, इसलिए इसको माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल अब आप लोग ट्राई करेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ पर अगर ये एग्जांपल है, अब सोचो, आपको पूरा मौका दिया सोचने का कि होना क्या चाहिए, डिसाइड करो। ठीक है, और देखो कहाँ पर क्या होने वाला है, कुछ कुछ ट्राई करो। ये सब कुछ आगे कोर्स में आने वाला है, इसलिए कुछ कुछ सोचो आप लोग क्या होना चाहिए यहाँ पे। सर द फैक्ट कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑलरेडी, उसका कोई इम्पैक्ट होगा इस चीज पे कि कार्बन जैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे ऊपर कार्बन के लिए कर रहे हैं? नहीं, इस बात का पूरा पूरा फर्क पड़ेगा इस बात पे। ठीक। पिछली बार ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों तरफ कार्बन था, इस बार कुछ अलग होगा, बिल्कुल होगा। आप देखो यहाँ पर इस बार पार्शियल पॉजिटिव इधर होगा, पार्शियल नेगेटिव इधर होगा। तो और अगर जो हमने सीखा है कि न्यूक्लियोफाइल किस सेंटर पे जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, है ना? हाँ हाँ अगर हाँ। यहाँ पर होता तो इस बार क्या होगा, जो OH माइनस है, ये OH माइनस इधर अटैक करेगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ये अपने आप होगा। ऊपर आपको दिख रहा है ना, वी हैव टू पुट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर वी आर गोइंग एज एज इट इज एक्सपेक्टेड कि जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है वहां न्यूक्लियोफाइल ऑटोमेटिकली जाएगा। और अगर ऑटोमेटिकली जाएगा, इस बार इसने अटैक किया, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है सर। है ना? अगर आपसे कोई बोले अगर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप खुद समझो यार, ऊपर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर नीचे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों ऊपर जाएगा? है ना? वो रिपल्शन करने के लिए तो नहीं जाएगा। यहां सोचो क्या होना चाहिए। ये दोनों सारी केसेस, ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स, ये समझ लो आपको अल्डिहाइड कीटोन समझ में आ गया। अगर आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई तो अल्डिहाइड कीटोन का बेसिक है ये। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में? एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबके लिए, जिसको भी डाउट है वो देख सकता है। ये बॉन्ड पोलर होता है। पोलर माने इसमें चार्जेस होते हैं। चार्जेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा खींचता है, कार्बन कम खींचता है। ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्टेड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ऑलरेडी शिफ्टेड होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। ये भी इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशी है, ये इसके पास नहीं जाना चाहेगा, ये जाएगा तो इधर जाएगा। जब ये इधर जाएगा, इस पे अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन सारे रिपल्शन खा के उधर भाग जाएंगे। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, और अगर नहीं बनाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और ये हो जाएगा। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है,
एनीवन जिसको डाउट हो? हाँ भाई, सार्थक, नो सर। पक्का? चलो जी, इस पे कौन बताइए, ये वाले बताओ, कौन बताएगा क्या? पहले अपना चार्जेस मार्क करो यहाँ पर। देखो ये क्लोरीन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं होता है? कैन यू पॉइंट यस आउट सर। कि OH माइनस यहाँ पर अगर अटैक करेगा, OH माइनस अगर अटैक करेगा तो कौन सी ऐसी जगह जहां पर अटैक करना चाहेगा? कार्बन अटैच टू क्लोरीन। कार्बन अटैच टू क्लोरीन, वेरी नाइस। ये वाला जगह जहां पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है। इस पूरे कंपाउंड में एक ही जगह है जहां पर OH माइनस अटैक कर सकता है, एक ही जगह। ठीक है, वो भी बहुत मुश्किल होगा, नहीं होगा वो अलग बात है, बट एक ही जगह है जिसपे अटैक कर सकता है। जैसे ही इस पर अटैक करेगा, आप देखना इस बार क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पोर्शन पे, वो यहाँ से रिपल्शन खाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर भागेंगे, और अगर दूर भागेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से टूटेगा। और अब ना ये यहाँ पर क्या हो गया, OH, ये क्या हो गया, Cl, यहाँ पे आ गया नेगेटिव डबल डबल। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? क्या आप लोग को आइडेंटिफाई हो रहा है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या काम की चीज है? इलेक्ट्रोमेरिक यस सर। इफेक्ट ही है जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। चलो एक और, एक और। क्या लगता है किधर अटैक करेगा? सर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे आ तो जाएगा, पर फिर OH से रिपल्सन भी करेगा। ये ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपने बस इतना आइडेंटिफाई करना था, अगर ये अटैक करेगा तो ये यही करेगा। ये सबको समझ में आ रहा यस सर। है ना? अगर ये अटैक करेगा तो यही करेगा, वो बात की बात है, क्या होगा नहीं होगा, छोड़ो जी। ठीक है, दैट इज इट। यहाँ पे और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर और भी चीजों में देखा जाए तो O पे माइनस H प्लस, इसको H प्लस दे सकता है, बहुत सारा कुछ हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट एक एक आइडिया दे रहा हूँ अगर अटैकिंग के लिए तो ये है। किसी को भी डाउट है यहाँ तक? आई होप कि आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक में चल क्या रहा है। आज के दिन जो हमने मेजरली चीज सीखी है ना, वो यही है। आज आप पहले होमवर्क सुनो, फिर मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताता हूँ। GOC, GOC। हाँ भाई, आपने आइसोमरिज्म तो छोड़ रखना है। यहाँ तक नॉमेनक्लेचर रिवाइज किया कि नहीं किया? आज आपने ये वाला पार्ट पढ़ना है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटरोलिटिक, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। आज आपने इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में ये एरोज, ये वाला पार्ट देखना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन होगा, क्लास 11th के मॉड्यूल निकाला, उस पे आपको दिखेगा लेवल A में एक क्वेश्चन होगा, आपने वो करना है, ये वाले क्वेश्चन करने। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट के बारे में आपने रीड करना है। ये जितना बस अभी हमने यहाँ तक देखा, ये पूरा का पूरा यही था, हम यही समझ रहे थे।
ठीक है, आज आपने यहाँ तक करना है और इंडक्टिव में पढ़ा दूंगा तो इंडक्टिव तक यहाँ तक पूरा का पूरा आपने देखना है। क्लियर है? आपने एनसीईआरटी बिल्कुल चार्ट के रखनी है, बिल्कुल, है कि नहीं? पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ पे, ताकि हमसे कोई गड़बड़ हो ही ना सके। क्लियर है? यहाँ तक चलेगा? जितना मैंने आपको बताया कि यहाँ तक आपने पूरा का पूरा देखना है नेक्स्ट क्लास तक। नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम कब रखते हैं। कल हुआ तो कल रख सकते हैं, परसों हुआ तो परसों रख लेंगे। ठीक है, चलो जी। ये वाला चीज है रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ऊपर तक ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आपने डिटेल में पढ़ना है, आपने अच्छे से करना है बेटा, अच्छे से। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं होगा, हम चाहे कितना भी पढ़ ले। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना। एक चीज बता दो, देयर इज अ रूल। अब पता है, देयर इज अ रूल दैट 80% ऑफ द रिजल्ट जस्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स। सच बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ऐसा है कि अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट आप खुद सोचना, कभी किसी भी टेस्ट में आपने ओके ओके अच्छा अच्छा स्कोर किया, आपने बहुत ज्यादा नहीं किया होगा। और ये एक बायसनेस भी है कि ऐसा लगता है कि अगर मैं कम पढूं तो ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा होता है क्या आपके साथ? ऐसा होता है किसी के साथ कि उसे लगता है नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ तो नंबर कम आते हैं, पर अगर ठीक ठीक पढ़ता हूँ तो नंबर अच्छे आते हैं? सर ये तो इसलिए भी होता है ना, बिकॉज आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ये भी कह सकते हो। बट ऐसा भी है एग्जैक्टली वो इसके बारे में पढ़ना कि जो 80% रिजल्ट है वो 20% इफेक्ट से आ जाता है। 20% एफर्ट, बस थोड़ा सा ही एफर्ट, कि आपने रीडिंग करना है, यहाँ तक करना है, बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इतना आपने काम करना ही करना है। चलो जी, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो परमानेंट इफेक्ट में जो सबसे पहला वाला इफेक्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, परमानेंट इफेक्ट में वो कौन सा इफेक्ट है? दैट इज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इसको फास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा वो नहीं, पर इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू लगता है या कहाँ पे लगता है? ये आपका सिग्मा बॉन्ड्स में एप्लीकेबल होता है, या सिग्मा बॉन्ड्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड में होते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू डेल्टा ई एन। सीधी सी बात है, इतनी सी वजह है बस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड्स पे देखने को मिलता है। ठीक, और अगर आप देखो तो इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूं मैं। लेट्स से आपके पास कोई कार्बन चेन है, ठीक है, 1 2 3 4, और इस पे एटम स्लैश ग्रुप, कोई एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो दो केस बन सकते हैं। केस क्या बन सकता है? या तो जो ईएन है एटम स्लैश ग्रुप का, वो ईएन ऑफ कार्बन से ज्यादा हो, या तो जो ईएन है आपका एटम स्लैश ग्रुप का, उसका ईएन कार्बन से कम हो। दो ही केस बन सकते हैं। अगर ये दोनों केसेस आप देखोगे तो आपके पास अगर एटम स्लैश ग्रुप का ज्यादा है तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन से ऐसे खींचेगा। अगर इसने इलेक्ट्रॉन अपने कहाँ से खींचे, ये एरो लगा के दिखा रहा हूं, दिखाया समझ में आपको? ये एरो समझ में आ रहा है कि ये ना इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन से जिनके थ्रू ये लगा हुआ है, ऐसे आप इसको पाइपलाइन समझ सकते हो, स्ट्रॉ समझ सकते हो आप। ठीक है, एक स्ट्रॉ है पूरा पूरा का पूरा इस पाइप। इस स्ट्रॉ ले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच दिया। यही बात समझ में? और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ खींचेगा? आप इसे टग ऑफ वॉर ज्यादा समझ सकते हो। टग ऑफ वॉर में जो सबसे आगे बंदा खड़ा होगा, जब पुल होगा तो सबसे ज्यादा जर्क किसको लगेगा? सामने वाले को लगेगा। पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं, इस पे क्या होगा? यहाँ पर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे, और इस पे क्या होगा? पार्शियल 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 पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ तक जाते जाते भी से कि फोर्थ कार्बन पे ये इफेक्ट जो है वो डाई डाउन कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। फोर्थ तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग खत्म हो जाता है। बिकॉज आप एक चीज समझो, आपने चेन देखे? ऐसे चेन, प्रॉपर चेन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपके पास जो चेन है वो ऐसे है, तो चेन जब खिंचती है तो पहली वाली कड़ी में तो बहुत फर्क पड़ता है, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, तीसरे में और कम। क्या ये बात समझ में आ रही? या किसी को भी डाउट है इसमें? ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट है। ये किस में काम कर रहा है? ये सिंगल बॉन्ड्स पे काम कर रहा है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचते विचते नहीं।
बस इलेक्ट्रॉन लिटिल डिस्प्लेस होते हैं। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, हम टूटने की बात नहीं कर रहे, हम पूरा खींचने की बात नहीं कर रहे, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट की बात करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, आपके पास ये रहा। इसी में अगर आप दूसरा वाला केस देखो तो यहाँ पर एटम स्लैश ग्रुप में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है, खत्म। ये इसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन बस खींच रहे हैं। पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं खींच सकता है, बहुत हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि सिंस सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सिंस सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज लो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज लो। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपका लो है तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, इज अ वीक इफेक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, आपने अभी देखा डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आ जाओ, यहाँ पर इसको नाम भी दे देते हैं साथ ही साथ। अगर आप देखो इस बार ये आपका जो चेन है, इस चेन से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भाग रहा है, इस हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं माइनस, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। किस इफेक्ट से हो रहे हैं, इंडक्टिव से, तो इसको माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या माइनस आई इफेक्ट नॉमेनक्लेचर समझ में आया? इस बार हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोकार्बन में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ रहे हैं तो इसको मैं प्लस बोल रहा हूँ, और किससे बढ़ रहे हैं, आई से, तो प्लस आई इफेक्ट बोल रहा हूँ। क्या प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, नॉमेनक्लेचर क्लियर है सबको? यस Yes. यस सर। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज, एक और चीज, ठीक है, यहाँ पर जो रेफरेंस बॉन्ड है, जब आप बोलते हो खींचता है, आता है, जाता है, तो रेफरेंस बॉन्ड में हमेशा हम सी एच बॉन्ड को लेके चल रहे हैं। ठीक है, सी एच के कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, क्योंकि सी एच बॉन्ड में जनरली कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे से नहीं खींचते, हम ये मान के चलते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन को अगर देखो तो कार्बन हाइड्रोजन से अगर ज्यादा होगा तो ये है, कम होगा तो ये है। ठीक है, तो ये बीच का बॉन्ड, ये रेफरेंस, इसके हिसाब से सोचना है, कम ज्यादा इज अ रेफरेंस थिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सी एच बॉन्ड को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। किसी को भी डाउट है इसमें, इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ तक। अब मैं आपको इसका ऑर्डर बताने जा रहा हूँ। इसका एक की पॉइंट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप इस इफेक्ट को कैसे लगाते हो। इस इफेक्ट को लगाने के लिए एक रूल होता है जिसको बोलते हैं डिस्टेंस, फिर बोलते हैं नंबर, एंड देन आता है आपका डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। डिस्टेंस, नंबर, पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज नंबर, व्हाट इज पावर, अभी देखते हैं। ठीक है, ऑर्डर पहले एक बार देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर तो है ना, पक्का से? कोई डाउट तो नहीं है कि क्या चल क्या रहा है? कोई भी हल्का सा डाउट है, आपने पूछना है। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। देखिए, नफरत होगी NO2 CN COH से। ठीक है, फिर कल बाहर आई कौर और, ठीक है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, एंड देन आपके पास H, कुछ इस तरीके से। ये आपका ऑर्डर है माइनस आई का। मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचूंगा इस बारे में। अगर मुझे कुछ कोई बोलेगा तो बता, मैं इन पे जरूर ध्यान दूंगा, मैं इस पे ध्यान दूंगा, इस पे ध्यान दूंगा, और इस पे ध्यान दूंगा, और ये वाला एक अलग, बस ये है। मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को तो मैं काउंट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सबको ही पता होता है। ध्यान रखने वाली बात, NO2 ज्यादा खींचता है CN से, OR ज्यादा खींचता है OH से, और ये वाला ज्यादा C ट्रिपल बॉन्ड वाला। और यहाँ पर रीजन पता है क्या, हाइब्रिडाइजेशन वाला।
आपको याद होगा एक बार हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, इसमें एक और अच्छा सा पॉइंट याद है, हमने sp कार्बन होता है एक C ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक होता है sp2 कार्बन होता है C डबल बॉन्ड वाला, एंड sp3 कार्बन होता है जिसमें आपके पास चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो होता है 50%। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो होता है 33% अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ 25%। देखना जी, ये अगर आपके पास, ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से अगर आपका ये एस है, ये पी है, ठीक है, और अगर डी जाओगे तो डी तो और भी बड़ा होगा। आ रही बात समझ में? एस है, पी है और डी है। क्लियर? देखना, अगर आपके परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है मतलब आप एस के क्लोज हो, अगर आप एस के क्लोज हो मतलब आप न्यूक्लियस के क्लोज हो, और अगर आप न्यूक्लियस के क्लोज हो तो हम बोलते हैं परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, तो न्यूक्लियर पुल ज्यादा। और इस न्यूक्लियर पुल ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या होता है, हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगर आप एस के पास हो तो आप न्यूक्लियस के पास हो, और अगर आप न्यूक्लियस के पास हो तो आपका जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो ज्यादा इफेक्ट लगेगा। तो sp में परसेंटेज एस करेक्टर 50% होता है, तो ये वाला कार्बन काफी, फिर आपके पास sp3 वाला होता है। ये बात समझ में आई? कोई ऐसा जिसको डाउट हो यहाँ तक? जल्दी बोलो बेटा। नो नो सर। सर। चलो आओ, एक और चीज, बस एक छोटी सी बात और। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट का आपके पास ऑर्डर देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। देखना, सबसे ज्यादा CH2 माइनस, फिर आपके पास NH2 माइनस, फिर आपके पास O माइनस, फिर आपके पास C डबल बॉन्ड O माइनस, देन आपके पास आता है C, फिर आपका C, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम, हाइड्रोजन। मैं दोनों बार हाइड्रोजन को लिख तो रहा हूं, पर हाइड्रोजन की वजह से कुछ होगा नहीं, तो ना प्लस आई में कुछ होगा ना उसका, ना माइनस आई में कुछ होगा। बट वो बात है ये बताने के लिए कि हम इसके इफेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं लास्ट में हाइड्रोजन को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना जी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को सबसे मुश्किल से रखेगा। ये तुरंत जैसे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा इतना भारी लगेगा इसको कि ये पुश करने लगेगा, पाइपलाइन ऐसे पुश करने लगे इलेक्ट्रॉन की, भाई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल है, बट ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा। क्यों? छोटा साइज है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये तीनों सेकंड पीरियड एलिमेंट है। छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इन पे रिपल्शन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा दूर फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा तो थोड़ा कम, ये वाला थोड़ा कम। क्या ये बात समझ में आई? ये वाली बात क्लियर है? ये अक्सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाला केस है। सिंस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस इफेक्ट, अगर आपने कभी इसको ऐसे लगा दिया तो ये ऐसे ज्यादा अच्छा डोनेट नहीं करता, पर अगर आपने ऐसे लगा दिया तो आपको दिख रहा होगा कि डोनेशन डायरेक्टली हो रहा है, ये भी डायरेक्ट डोनेट करेगा, ये भी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट डोनेट करेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? फिर उसके बाद ये डोनेट करेगा, फिर उसके बाद ये डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा, और फिर आपके पास एक कार्बन डोनेट करेगा। यहाँ तक बताओ, क्या आपको ऑर्डर तक सबको क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट में? सर ये सर लास्ट ये वाला एक बार समझा दो। लास्ट वाला समझा दे रहा हूँ, पहले ये समझ में आया? हाँ ये तो आ गया। ये वाले में समझाऊं? हाँ ठीक है, देखो बेटा, अब देखो दिख रहा है ना कि यहाँ पर अगर आप इसके साथ डायरेक्टली ऐसे 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 जोड़ो, और एक आप ऐसे जोड़ो, डोनेशन कहाँ ज्यादा होगा? ऐसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली इसको डोनेट करेगा, डायरेक्टली इसको डोनेट करेगा, डायरेक्टली इसको डोनेट करेगा। ये यहाँ पर इसको डोनेट करेगा, ये इफेक्ट कम हो जाएगा, फिर इस पे इफेक्ट डोनेट करेगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे जब लाइन में लगे तो डोनेशन कम होता है। फिर तो ठीक हम है आ ऐसे गया। देखेंगे ना कि यहाँ पे, हाँ और यहाँ पर अगर डायरेक्टली लगा है तो डोनेशन ज्यादा होता है। राइट ठीक है, तो तीन मतलब अगर लगे, एडिटिव हो जाएगा एक तरीके से, यस सबका ऐड हो यस जाएगा। यस यस, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 1 का, और ये अकेला है ऐसे। ठीक है। हाँ भाई, कोई और भी कुछ पूछ रहा था? सर ये ऑर्डर इस हिसाब से है ना कि जिसपे
लगेगा वो ज्यादा करेगा, मतलब प्रिंसिपल चेन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे के सारे साइड चेन्स है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। ये एटम स्लैश ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, की है ना, ये सब एटम स्लैश ग्रुप की जगह लगेंगे जो हम ऊपर देख रहे थे। ठीक है, एटम स्लैश ग्रुप है ये सब, ये यहाँ पर ये जो ए स्लैश जी है, इनकी जगह अगर आप लगाओगे तो क्या होगा? हाँ जी, क्लियर। यस सर। आज आपने इंडक्टिव तक करना है, नेक्स्ट क्लास में हम एसिड बेस करेंगे। ठीक है, अगर हम स्पीड में चलते रहे तो हम लोग बहुत जल्दी जीओसी का इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म करके डायरेक्ट हैलो अल्केन पे आ जाएंगे। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आप इसको देखना, यहाँ तक रीड करना, मैं इसको पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ ग्रुप पे। ओके, यस सर। Yes, चलो, ओके, बाय 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 बाय। thank you. थैंक यू सर। ओके, गुड बाय नाइट। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।